दोस्तों मेरे स्क्रीन पे आप ये डेटा देखिए, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि 2013 में आईटी सेक्टर ने 58% की बढ़त दिखाई एक ही साल में। 2014 में क्या हुआ? 2014 में आईटी ने नहीं, पीएसयू बैंक ने 67% की रैली दिखाई। 2015 में मीडिया ने 10.3% की रैली दिखाई और 2016 में मेटल ने बाजी मारी 45.2% की बढ़त दिखाई। 2017 में रियल एस्टेट सेक्टर ने कमाल कर दिया, 109% की बढ़त दिखा दी एक साल में। इस तरह से आप हर साल का डेटा देख सकते हैं और हर साल में किस सेक्टर ने कैसी धूम मचाई है वो आप यहाँ डेटा पिछला देख सकते हैं। और ये डेटा मैं क्यों दिखा रहा हूं और ऐसे सेक्टर्स को कैसे हम ढूंढ सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो का पर्पस ये है कि आपको सारी एडवांस चीजें मैं आज सिखाऊं, ठीक है। लेकिन आपको दूसरी साइड भी मैं दिखाना चाहता हूं, तो दूसरी साइड देखिए, आप राइट साइड में देखेंगे तो 2013 में रियल एस्टेट सेक्टर, जिसको हम निफ्टी रियलिटी भी कहते हैं, 34% से डाउन था। मतलब जिसने रियलिटी सेक्टर में 2013 में पैसे लगाए उसका तो बेड़ा गर्क हो गया उस साल में, करेक्ट। 2014 में मेटल ने 7% के लॉसेस दिए। वहीं आप 2015 में देख सकते हैं पीएसयू बैंक ने 32% के नेगेटिव रिटर्न्स यानी लॉसेस दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डेटा देख के मुझे दो चीज समझ में आ गई। पहली चीज तो समझ में ये आई कि हर साल कोई ना कोई एक सेक्टर होता है जो बम्पर रैली देता है, ठीक है। हम देख सकते हैं डेटा के हिसाब से 50%, 60%, 70% तक, 100% तक की भी रैली देखने मिलती है, ठीक है। वहीं दूसरी पॉइंट ये भी है कि हर साल एक ना एक ऐसा सेक्टर होता है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग होता है, उसमें लॉसेज ही लॉसेज होते हैं, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि एज एन इन्वेस्टर हमारा काम ये है कि हम ये पता करें कि कौन सा सेक्टर अच्छा है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन सा सेक्टर बेकार है, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी को कहते हैं सेक्टर रोटेशन, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं अपने एनालिसिस के थ्रू कि भाई मैं अच्छे अच्छे सेक्टर्स ही पिक करूं, बेकार बेकार सेक्टर्स को मैं अवॉइड करूं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सेक्टर बेकार परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये तो सारा पास्ट डेटा है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर हम बोलें कि 2026 में क्या होने वाला है, 2027 में क्या होने वाला है, 2028 में क्या होने वाला है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से सेक्टर में रैली आ सकती है, कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है। उस बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को फोरकास्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और माइंड बॉगलिंग डेटा दिखाने वाला हूं। मेरे ना दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आई जब मैंने डेटा देखा, व्हाट इफ अगर किसी इन्वेस्टर ने 2013 से 2026 तक परफेक्टली सेक्टर्स को प्रेडिक्ट कर दिया और उसमें इन्वेस्ट करा। कहने का मतलब है कि 2013 में किसी इन्वेस्टर ने केवल आईटी में इन्वेस्ट करा, फिर उसने 2014 में पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करा, फिर उसने 2015 में मीडिया में इन्वेस्ट करा। अगर ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, थ्योरेटिकल सिचुएशन है, अगर हम मान के चलें कि ऐसा अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर कर लिया कंसिस्टेंटली तो उसकी कितनी बड़ी वेल्थ बनेगी। मैं आपको इसकी पावर दिखाना चाहता हूं, सिंपली इसलिए मैंने एक्सरसाइज करी है। तो मैंने एआई के थ्रू कुछ नंबर्स को क्रंच करा और मैंने ये पाया कि अगर किसी इंसान ने 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी चालू करी होती 2013 से 2026 अभी तक के जो हमने समय लिया है उसके हिसाब से 10,000 रुपये पर मंथ, तो ये निकल के आता है 13.6 ईयर्स का पीरियड, ओके। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसका? 16.3 लाख। अगर उसने हर साल परफेक्ट सेक्टर को चूज करा होता और उस परफेक्ट सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करा होता तो उसकी वेल्थ बनती 7.44 करोड़। 10,000 रुपये पर मंथ से 7.44 करोड़ की वेल्थ बनी होती अगर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं तो। ये हाइपोथेटिकल है बाय द वे, ये इमेजिनरी है, ऐसा हुआ नहीं है, बट हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी पावर देखना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें एनुअल रिटर्न्स जिसको हम XIRR कहते हैं, एसआईपी की जो रिटर्न्स निकल के आई वो आती है तकरीबन 50.5%। मतलब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही पावरफुल है अगर इसको हम सीख लें तो। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अगर वही इन्वेस्टर ने निफ्टी 50 में एसआईपी करी होती तो कितने पैसे बनते? 35 लाख रुपीस, क्योंकि निफ्टी 50 के एवरेज रिटर्न्स निकल के आए 10.8% XIRR। चलो ठीक है, अगर उस इंसान ने परफेक्ट रोटेशन भी ना करा होता सेक्टर्स का, उसने हर सेक्टर में इक्वल वेट रखा होता तो क्या होता? क्या निफ्टी से बेटर परफॉर्मेंस आई? यस, 12.6% की XIRR की रिटर्न निकल के आती है। अगर हम बैक टेस्ट करें अराउंड 40 लाख का उसका यहां पर वेल्थ बनता। व्हाट इफ अगर उसने हर साल सबसे घटिया वाला सेक्टर चूज करा होता तो उसको लॉस होता, 5.6 लाख रह जाते उसके 16.3 लाख, मतलब उसको 18% का जनरली हर साल का लॉस होता, ठीक है। ये मैंने डेटा आपको क्यों दिखाया? मैंने आपको ये डेटा इसलिए दिखाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, चाहे म्यूचुअल फंड्स में, चाहे इंडेक्सेस में, चाहे ETFs में, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, किस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी सेक्टर में मानो 50 स्टॉक हैं, 40 स्टॉक हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इक्वली परफॉर्म करेंगे हर साल।
कुछ स्टॉक्स हो सकता है अच्छे परफॉर्म करें, लेकिन अगर पूरा के पूरा सेक्टर बैठा हुआ है तो मान के चलो 70 से 80% स्टॉक्स बेकार ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हो सकता है ना उस सेक्टर के लिए बहुत सारी हेडविंड्स हों, कोई पॉलिसी हो गई हो, कोई अगर वहाँ पे अर्निंग्स नहीं आ रही हो, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई सेक्टर बहुत बेकार परफॉर्म करेगा और ऐसा हो सकता है कि कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, थ्योरी समझ में आई कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है, कि एज एन इन्वेस्टर हमारी ये अटेम्प्ट रहती है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हर साल जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हम अच्छे अच्छे सेक्टर चूज करें। अगर ये सब आपको समझ में नहीं आता है, आप केवल सिंपल एसआईपी करते हैं निफ्टी में एज ए पैसिव इन्वेस्टर, तो वो भी ठीक है, वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना इन्वेस्टिंग का गेम बढ़ाना है तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप खुद से ये कैसे स्टडी कर सकते हैं, और साथ ही में एक आपको रेडीमेड ऑप्शन भी बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा। अगर अब तक वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन से दो ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज करके इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली अपने पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट करना भी सीखें। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप खुद से ये सब सीखना चाहते हैं, ठीक है, और खुद से अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। बहुत सिंपल करके समझाऊंगा। RRG का एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को निकाला था जूलियस डे कैंपेनर ने, जो कि नेदरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका प्रॉपर्टी ये एक फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क है क्या? सिंपल है, ये हर सेक्टर को ना इस ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में क्या है, चार चीजें हैं, चार आपको क्वाड्रेंट्स दिख रहे होंगे, लैगिंग, इंप्रूविंग, लीडिंग एंड वीकनिंग। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। मानो अगर कोई सेक्टर लैगिंग है तो हमें क्या करना है, उस सेक्टर से दूर रहना है। जैसे ही वो सेक्टर इंप्रूविंग में आ जाता है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है इनके हिसाब से। और फिर अगर लीडिंग में जैसे ही वो सेक्टर मूव होता है तो इसका मतलब उस सेक्टर को हमें होल्ड करना है, उसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और जैसे ही वो सेक्टर लीडिंग से वीकनिंग में ड्रॉप होता है, इसका मतलब हमें एग्जिट कर देना चाहिए उस सेक्टर से। तो ये एक उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। अब इसमें कैलकुलेशंस लगाई हुई है बहुत सारी। मेनली ये प्राइस देखते हैं कि उस सेक्टर की, उस बेंचमार्क की प्राइस निफ्टी के कंपैरिजन में कहां मूव हो रही है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पिंक ग्राफ देख रहे हैं। जब जून 2026 में निफ्टी आईटी बॉटम पे था, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हुआ मचा था, एकदम गिर गया था, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ था, ये एक लैगिंग सेक्टर था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसमें खरीदारी चालू हुई तो क्या हुआ, ये ऊपर पहुंच गया इंप्रूविंग में। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि निफ्टी आईटी में खरीदारी चालू हुई, उसका प्राइस थोड़ा बढ़ने लगा निफ्टी आईटी इंडेक्स का एज कंपेयर टू निफ्टी 50। ठीक है, इस तरह से अब ये क्या निफ्टी आईटी यहां इंप्रूविंग से लीडिंग में पहुंच सकता है? पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता। पहुंचने के बाद ही ये फ्रेमवर्क अपडेट करेगा कि भाई हाँ ये पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। अगर आप टेक्निकली थोड़ा समझते हैं तो ये बाद में बताता है कि हाँ ये हो गया है, पहले नहीं बताता ये। इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन भी है। ठीक है, लेकिन आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कि अभी कोई सेक्टर कहां है। तो निफ्टी आईटी अभी कहां है? इंप्रूविंग में है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखोगे कि दो रेशोज हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट सिंपल है। जेडीके इनका नाम था, जूलियस डे कैंपेनर। सो जेडीके इनका नाम है। आरएस रेशो मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ रेशो, मतलब कि अगर आप देखें 100 से अगर ज्यादा है किसी का स्ट्रेंथ, ठीक है, किसी भी सेक्टर का, तो इसका मतलब क्या है, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस सेक्टर का अच्छा है। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाई एक्सिस पे देखें, आरएस मोमेंटम मतलब कि इसमें तेजी कितनी आई है। ठीक है, तो तेजी अगर ज्यादा से आई, जैसे निफ्टी आईटी में अचानक से तेजी आई थी पिछले कुछ 4-5 हफ्ते में, ठीक है, ये बता रहा है मोमेंटम कितना तेजी से इसने पकड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो निफ्टी एफएमसीजी एक लैगिंग सेक्टर है इसके हिसाब से। निफ्टी बैंक को देखो, बढ़िया सेक्टर है अभी। ठीक है, इसमें कितना बढ़िया मोमेंटम बना, लेकिन अब वो मोमेंटम थोड़ा सा अभी होल्ड पे है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज ये लीडिंग में रहे तो। इसी हिसाब से आप निफ्टी फार्मा को देख सकते हैं। निफ्टी फार्मा लीडिंग से अभी ड्रॉप हो गया है वीक में। ठीक है, तो इस थीसिस के हिसाब से इनका मतलब है कि यहां निफ्टी फार्मा से होपफुली एग्जिट करने का समय आ गया है। तो इस तरह की ये थीसिस है जिसके हिसाब से सेक्टर्स रोटेट होते हैं, और ये ना बहुत तेजी से रोटेट होते हैं। ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे इनको रीबैलेंस करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आप खुद से करना चाहते हैं तो इस तरह के बहुत सारे रेडीमेड टूल्स अवेलेबल हैं, आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहां पर एक डेमो दे दिया जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो पर्सनली मैं एक और चीज देखता हूं, वो देखता हूं अर्निंग्स ग्रोथ सेक्टर्स की। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे देखिए बहुत सारे सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन में, और अभी जो Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसमें आपको देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग्स ग्रोथ हुई, किस सेक्टर में कितनी कमाई हुई, क्योंकि जितनी ज्यादा कमाई होगी ना उसमें ग्रोथ आने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल अभी बंटा धार हुआ पड़ा है, 16% की अर्निंग्स गिरी हुई हैं।
तो हमें इस सेक्टर से शायद दूरी बनानी चाहिए। इस तरह से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आपका एक नेचुरल क्वेश्चन होगा, राहुल ना तो हमारे पास इतना समय है ये सब करने के लिए और ना ही हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज है कि हम ये सब कर पाए, तो इसका कोई और दूसरा ऑप्शन भी है? तो हाँ, एक दूसरा ऑप्शन जो अभी अभी मुझे मिला है, रिसेंटली मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों ही ऑप्शंस क्लियरली अनबायस तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं तो यू आर फ्री टू डू। अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को आप बढ़ा सकते हैं दोनों ही ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मैं आपको रेडीमेड ऑप्शन है वो भी दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, अगले 2 से 3 मिनट में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करके एक कॉमेंट में ना सिंपल थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरा और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बातें आपको शायद ही कोई यूट्यूब पे सिखा रहा होगा। चलिए चलते हैं अब ऑप्शन 2 की तरफ। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है एक प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं स्मॉल केस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है, ये इस वीडियो के पार्टनर्स भी हैं। तो जब स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे सबसे पहले क्लिक करना और आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस। मतलब क्या है, इस पे क्लिक करना आप, और इसका मतलब क्या है, सिंपल है। इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको रेडीमेड म्यूचुअल फंड्स की बास्केट्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी रेडीमेड आपको बास्केट्स मिल जाएंगी। इन बास्केट्स में से आपको ऐसी बास्केट ढूंढनी है जहां पे सेक्टर रोटेशन की थीम काम कर रही हो, क्योंकि ये पूरा वीडियो सेक्टर रोटेशन की नॉलेज पे ही है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे एक ये थीम मिली जिसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये थीम एक्चुअली है क्या, तो देखो ये थीम अगर इसको जाके ओवरव्यू में आप पढ़ोगे तो यहां पता लगेगा ये एक ऐसी थीम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, बेसिकली पैसिव इंडेक्स फंड्स हैं, और ये काम किस पे करते हैं, केवल और केवल सेक्टर रोटेशन पे। मतलब कि अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पढ़ें आप यहाँ पे तो पता लगेगा कि जिस सेक्टर में इनको ग्रोथ दिखाई देगी वो सेक्टर के इंडेक्स फंड्स को यहाँ पर इंक्लूड करा जा सकता है। जिस सेक्टर में ट्रेंड एंड मोमेंटम होगा, मैंने आपको दिखाया था 4 क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर ये यूज करते हैं और जिसके बेसिस पे ये ऐसे पैसिव इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट करते हैं जिससे कि जहां पर सेक्टोरल ग्रोथ आने की संभावनाएं होती है। कोई गारंटी कभी भी रिटर्न्स की नहीं होती है, बट यहां पर सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो उन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को पिक करते हैं और एक बास्केट में डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस, ठीक है। ये एक बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो फैक्ट शीट भी दी हुई है, आप इस फैक्ट शीट को भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं जैसे इस फैक्ट शीट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक पीडीएफ खुलेगी और इस पीडीएफ में आपको इस म्यूचुअल फंड स्मॉल केस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि ये थीमेटिक है। अगर आप थीमेटिक में बिलीव करते हैं तो आपके लिए है, अगर थीमेटिक में बिलीव नहीं करते हैं तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और इसकी लॉन्च डेट क्या है ये आपको पता लग गई कि 29 जून 2026 को उन्होंने लॉन्च करा है। इसकी पूरी फ्रेमवर्क यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है कि ये रीबैलेंस कितना फ्रीक्वेंटली करता है। रीबैलेंस का मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम ये उन सेक्टर्स को निकाल देंगे अपने स्मॉल केस से जहां पे इनको लगेगा कि ग्रोथ नहीं आने वाली। जैसे कि मैंने आपको वो 4 क्वाड्रेंट दिखाए थे कि उसमें जब वीक हो जाता है सेक्टर तो हम उसको एग्जिट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये कॉल लेते हैं कि अब ये सेक्टर का टाइम अच्छा नहीं है, इसको निकाल देते हैं, अब इस सेक्टर का टाइम आ गया, इसको ऐड कर देते हैं। और ऐसा ये मंथली बेसिस पे करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है मंथली की, ठीक है। लास्ट रीबैलेंस कब हुआ है, 3 अगस्त 2026 को, और नेक्स्ट कब होगा, सितंबर 3 को 2026 को। मतलब क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड में सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स ये सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ओन रिसर्च, सो दैट आपको ना करना पड़े वो सारी चीजें। इसीलिए ये म्यूचुअल फंड स्मॉल केस बनाया गया है जिसमें डायनेमिकली सेक्टर्स को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब इसको अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो क्या प्रोसेस है, मैं क्विकली आपको 1 मिनट में डेमो दे देता हूं उसका भी, जिससे कि आपको एंड टू एंड प्रोसेस क्लियर हो जाए। अगर आपको यूज करना है तो करें, नहीं यूज करना है तो दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज आपको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो देखो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो इस पे चार्ज है, कितना चार्ज है, 600 रुपीज पर ईयर का चार्ज है। मतलब इस पोर्टफोलियो को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो 600 रुपीज पर ईयर आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब 600 रुपीज कोई बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए 60,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 60,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1% से भी कम हो गया, ठीक है। उसके लिए ये सारा आपको मेहनत करके दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको पूरा इस प्लान की डिटेल आ जाएगी कि क्या है, ठीक है। आप वो पढ़ लीजिएगा पूरा, आपको चार्ज समझ में आ जाएगा कितना है, देन आप प्रेस करिएगा सब्सक्राइब नाउ बटन पे, ठीक है। उसके बाद आपसे ये ईमेल एड्रेस मांगेंगे, आपका कोई भी प्लान जो आपने सेलेक्ट किया वो मांगेंगे, आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपका पैन कार्ड यहाँ डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे फोन नंबर डालना है और मैं कंटिन्यू करूंगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम मेरा ऑलरेडी आ गया, डेट ऑफ बर्थ है, मुझे यहाँ पर अपना OTP वगैरह है वो सारा करना है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं वो मुझे साइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पूरे टर्म्स ऑफ सर्विसेज को रीड कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, तो जैसे ही आप जाएंगे आगे आपको साइन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के लिए बोलेंगे, तो आपको अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन आप मिलने के बाद आप इसमें म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं जिस वक्त भी आप ये कर रहे हैं, क्योंकि ये मंथली चेंज होता है, ठीक है। तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स अभी इसमें, आई थिंक जहां तक मेरी नॉलेज इसमें 3 या 4 ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ स्मॉल केस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करना है, SIPs करनी है वगैरह वगैरह, तो आप वो डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ईजिली कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा एक ऑप्शन जिसमें कि आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी बास्केट पिक कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स को रोटेट कर रही है बेस्ड ऑन सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स की एडवाइस। खुद से करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन 1 समझाया था, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह सेक्टर रोटेशन मुझे नहीं करना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो सिंपल SIP करना चाहता हूँ स्मॉल कैप में, मिड कैप में या निफ्टी 50 में, तो वो आपकी कॉल है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे लगता है, मैं भी अभी इस पर बहुत काम कर रहा हूँ कि सेक्टर रोटेशन को समझ में आना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जितनी भी कॉल्स अगर आप लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स जो भी लेते हैं, अगर सेक्टर की रोटेशन को समझते हुए लेंगे ना, तो शायद धीरे 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 आपका इन्वेस्टिंग गेम इंप्रूव होगा। इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये नॉलेज आपके साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में स्मॉल केस प्लेटफॉर्म का मैंने लिंक दिया है, जिससे कि आप जाके खुद से इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।